हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एसएसटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और आप सबकी काफ़ी डिमांड के बाद यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास सोशल साइंस हिंदी में है, तो उनकी डिमांड रहती है हमेशा कि हिंदी में एमसीक्यू आने चाहिए। तो इस वजह से आपके लिए स्पेशली ट्रांसलेट करके ये लाया गया है, इसलिए इस सीरीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन है बिस्मार्क, जोसेफ मैजिनी और हेडर और मैटरनिक। तो इसमें से जो है आपका करेक्ट आंसर जिसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था, दैट वाज जोसेफ मैजिनी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। मतलब भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में हम किस शहर को जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, निम्नलिखित में से किस समझौते ने प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में दबे हुए वर्गों को सीटें दी। मतलब कौन सा ऐसा समझौता हुआ जिसके बाद से एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये हुआ था बेसिकली गांधी और अंबेडकर के बीच में एक मीटिंग हुई थी और जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर जो भी एससी और एसटी वर्ग जो लोग थे ओबीसी अलावा, तो उनको जो है रिजर्व सीटें दी गई। तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करता है। इनमें से कौन सा उद्योग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करता है। ऑप्शन है आपके पास कपास उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो है आज के टाइम पे लोग इतना फैशन के ऊपर इतना पड़े हुए रहते हैं, तो और सूती की इतनी खास डिमांड है नहीं। सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिंथेटिक फाइबर मतलब उसको कपड़ों को यूज़ करते हैं। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर सी होगा, वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में WTO के अंदर कितने टोटल मेंबर हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 164। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अपशिष्ट विषयों के अंतर्गत आता है। अपशिष्ट विषय मतलब कि वैसे तो बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई है और उस पर सभी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को फैसले लेने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनकी उसमें पुष्टि नहीं है, जो कुछ अलग आए हैं, तो उसको अपशिष्ट विषयों के अंदर रखा गया है जिस पर सारे फैसले केंद्र सरकार लेती है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विषय है जो कि अपशिष्ट विषय के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन है शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी में जो बाद में क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको शुरू में उसको नहीं डाला गया था किसी सूची में, तो ये अपशिष्ट विषय के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि मतलब कौन सी क्रांति को हम राष्ट्रवादी की, मतलब सबसे पहले राष्ट्रवादी का कॉन्सेप्ट लोगों को समझाया किस क्रांति ने। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें वो है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि हुआ था 1789 में, तो जिसने राष्ट्रवाद की को अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित हो चुकी है, तो उसको हम किस रूप में जानते हैं, या फिर हम उसे किस टाइप का संसाधन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को बहुत ही इसमें केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको कि संसाधनों का क्या सर्वेक्षण भी हो चुका है और उसका उपयोग की मात्रा और उसकी गुणवत्ता सब कुछ निर्धारित हो चुकी है। तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं विकसित संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। तो 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल जो है हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक हैं। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है काफ़ी बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट नेम है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मतलब संस्थापक हैं ग्रामीण बैंक के, और ग्रामीण बैंक गाँव
के लोगों के लिए, किसानों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को ठंड पकड़ता है, ये लोकप्रिय लाइन किसने कहा था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको किसी भी रूप में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इसको याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट बोला था वो बोला था मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के विचार को स्वीकार किया गया था? आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर असहयोग आंदोलन के विचार को स्वीकार किया गया था। एक है उसके विचार को स्वीकार करना और एक है पूरा उसको अडॉप्ट कर लेना, मतलब कि स्टार्ट हो जाना। तो जो आपका स्वीकार किया गया था आपके कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि बाद में पूरी अच्छी तरीके से उसको मतलब ज़मीन पर उस चीज़ को उतारा था असहयोग आंदोलन को नागपुर अधिवेशन में। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिर्फ कि असहयोग आंदोलन के विचार को स्वीकार किस में किया था, तो वो किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तभी कहा जाता है जब वो कम से कम कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त करती है और कितने राज्यों में, और इसके अलावा उसे कितनी लोकसभा सीटें जीतनी होती है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो मेनली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तभी कह सकते हैं जबकि वो कुल वैध मतों का कम से कम 6% लेगा और कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, और कम से कम वो 4 लोकसभा सीटें जीतेगा। तो ये ऐसा आपका ऑप्शन किस में है? बी में। तो आपका बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो वर्षों के उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, क्यों? अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि गैर नवीकरणीय संसाधन आपके वो हैं जो कि वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे, तो इसके पीछे पूछा हुआ है क्यों। कुछ ऑप्शन आपको काफ़ी क्लोज इसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम पहले ही स्टॉक के साथ समाप्त हो चुके हैं। क्या हमारे पास अब तक सारा स्टॉक समाप्त हो चुका है? क्या नॉट एट ऑल, क्योंकि वे सीमित थे और अब समाप्त हो गए। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे संख्या में कम है। नेक्स्ट है आपसे पूछा हुआ, क्योंकि हमारे पास पृथ्वी पर स्थित एक निश्चित स्टॉक है जिसे फिर से भरा नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है आपका इस क्वेश्चन के लिए कि हमारे पृथ्वी के पास एक निश्चित स्टॉक है जिसको हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन उसको दोबारा इतनी जल्दी से भरा नहीं जा सकता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ये आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक तो ये क्वेश्चन आपका मैप के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेनली आपसे पूछते तो ये है, लेकिन मेनली आपको पता तो यही होना चाहिए ना कि ये कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ। अगर एक बार आपको स्टेट पता चल जाए तो आप मैप में आसानी से बता दोगे। तो क्वेश्चन में आपसे ये जो है किसी भी तरीके से आपके यूज़फुल है। तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ जो इम्पॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जैसे एक है आपका काकरा पर जो है ये आपका ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, काकरा पर कहाँ पर है? गुजरात में। और एक आपका क्वेश्चन आता है तारापुर को लेकर कि तारापुर का ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो एक बहुत ही फेमस है दैट इज़ नरोरा वाला जो आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के पीछे विवेकपूर्ण कारण क्या है? सत्ता की साझेदारी जो हम वैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, तो इतना ज़्यादा सत्ता का बंटवारा क्यों किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है, ये पूछा हुआ है आपसे। यह नागरिकों को पूर्ण शक्ति देता है, यह सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव या संघर्ष की संभावना को कम करता है, या फिर यह विदेशी निवेश सुनिश्चित करता है। तो सत्ता की साझेदारी इसीलिए मतलब किया गया ताकि अलग अलग जो भी समाज में समूह रहते हैं उनको कुछ भी ऐसा ना लगे कि हम अलग हैं और बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए। तो इस वजह से सत्ता का बंटवारा इसीलिए किया जाता है ताकि अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच में
कोई टकराव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो, या फिर पूरी तरीके से तो ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी हो जाता है, लेकिन उसकी संभावना को ये कम करता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए किसने आंदोलन को नेतृत्व किया था? इटली का एकीकरण के अंदर इन्होंने पूछा हुआ कि किसका इम्पॉर्टेंट रोल था इटली को एकीकृत करने में, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमिलो डी कावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा कितना है? मतलब गेहूं की खेती के लिए कितनी बारिश की ज़रूरत होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ 50 to 75 सेंटीमीटर। गेहूं के साथ आपको चावल का भी याद कर लेना चाहिए। चावल के लिए आपका मोर देन 100 वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सिलेक्ट करोगे, बाकी इसका जो औसत वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है वो 115 होती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे देश में महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको नरेगा के नाम से फेमस है, उसमें उसमें कितने दिन के लिए न्यूनतम रोज़गार प्रदान करना होता है जो बंदा काम करने के इच्छुक है और सक्षम भी है? तो मनरेगा के अंदर यही है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन एक कम से कम आपसे पूछा हुआ है मिनिमम कितना, तो मिनिमम इन्हें 100 दिन की रोज़गार की गारंटी मिलती है। मतलब इतने दिन तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिला तो फिर उस पर जो है बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 100 दिन की गारंटी है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन 100 दिन कम से कम तो मिलेगा ही, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये था आपका टोटल 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर टॉप 100 MCQ। तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट लाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।